अभी 15 दिन होने को है दिल्ली में जो मर्डर हुआ था आफताब और श्रद्धा का। बस उसी का किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप देखो, किसी भी सोशल मीडिया पे देखो, बस उसी की खबर आ रही है। पुलिस को अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। बस न्यूज़ वाले कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, तो कभी ये टेस्ट की बात करते हैं, कभी वो टेस्ट की बात करता है। ना जाने यूट्यूब में या किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप हेडलाइन पे देखो तो आफताब ने ये किया था, आफताब ने वो किया था, आफताब को पकड़ लिया गया, आफताब ने गुनाह कबूल कर लिया, अब श्रद्धा कभी नहीं वापस आएगी। न जाने तरह तरह की खबर और हेडलाइन में देखने को मिलता है, जो जबकि हकीकत ये है आफताब को अभी तक दिल्ली पुलिस ने आफताब से कोई भी सच्चाई उगल नहीं पाया। अब वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसका भी किसी को कुछ भी नहीं पता। बस जो पुलिस वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो जो बताया जा रहा है, जो आफताब का जो केस है, अगर पुलिस वाले सबूत नहीं दे पाते, सबूत नहीं जुगाड़ कर पाते तो आफताब को सज़ा नहीं हो सकती। तो बहरहाल बस आफताब का जो केस था, कहा जाता है जो आफताब ने माना है, जो कह रहे हैं, जो मैंने श्रद्धा का टुकड़ा टुकड़ा करके उसको अलग अलग जगह में जंगल में फेंका। बस ऐसे ही एक केस और सामने आया है। जो आज का जो केस है मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये राजस्थान भरतपुर का है। राजस्थान में एक भरतपुर जगह है, वहाँ का केस है। और उसका भी ये इसीलिए मैं आफताब का नाम लिया, आफताब और श्रद्धा का, क्योंकि उसका भी जो है सब नहीं मिला। करीब 5 महीना बाद पुलिस को जो उनका बॉडी मिला है उस व्यक्ति का जिसका मर्डर हुआ है, और करीब 17 या 18 हड्डी उसको मिला है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। इस केस में भी 5 से 6 महीना हो गया, जैसा आफताब का भी केस में भी 5 से 6 महीना हो गया, इसीलिए उसका सब नहीं मिला। बस कुछ हड्डियों जुगाड़ कर पाया है। अब इसी से पता करना है, उसी से जांच करनी है। जो जैसे कि श्रद्धा का मर्डर केस में है, जो ये श्रद्धा का हड्डी है क्या नहीं है। और वैसे ही हाँ, जो राजस्थान का जो व्यक्ति है उसका नाम है पवन शर्मा, उसका भी कुछ 17 या 18 हड्डी मिली है, वो भी नहर से मिली है। एक दूसरे गांव का नहर में ये एक बोरी के अंदर थे, और जो बोरी को निकाला गया, बोरी को उस नहर से निकाला तो पता चला उसके अंदर 18 हड्डी अलग अलग पड़ा हुआ था। तो उसी से जांच अभी शुरू कर दिया है, आगे पता चलेगा जो ये पवन शर्मा का हड्डी है या नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, जो पवन शर्मा को क्यों मारा गया और किसने मारा, तो इसका कहानी कुछ ऐसा शुरू होता है। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब ये नवंबर चल रहा है, 5 से 6 महीना पीछे जाओगे तो आप मई महीने में, सबसे पहले मई महीने में ये केस दर्ज होता है। नहीं सॉरी, मई महीने में तो ये पवन शर्मा गायब होता है। एक दिन रात को अचानक पवन शर्मा अपने घर से गायब हो जाता है। परिजनों ने बहुत खोजबीन करता है, कुछ पता नहीं चलता। 4 जून को पवन शर्मा का जो पिता है हरप्रसाद शर्मा 4 जून को चिकसना थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। जो मेरा बेटा 29 मई से लापता है, उसका बहुत हम लोग ने छानबीन किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस थाने में ये केस दर्ज हो जाता है गुमशुदगी का, लेकिन पुलिस वाला कहीं ना कहीं इस केस को गंभीरता से नहीं लिया था। बस खाली पन्ने पे इसको दर्ज करके रख दिया था। फिर उसके बाद टाइम बीतते गया, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन उसका जो पिता है हरप्रसाद शर्मा, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था जो मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। उनको बहुत चिंता लगी रहती थी, अचानक मेरे बेटा कहाँ से गायब हो जाएगा। और वो इससे पहले कभी ऐसा हरकत नहीं किया जो बगैर बोले किसी को वो घर से जाता था, लेकिन उस दिन रात को ऐसा क्या हुआ जो अचानक गायब हो गया, यही हरप्रसाद शर्मा को चिंता सता रही थी। अब मामला एकदम ठंड हो गया था। इसी बीच जो पवन शर्मा का जो पत्नी है, पवन शर्मा का जो वाइफ है, वही जो पवन शर्मा का पत्नी है, मैं बता दूं पवन शर्मा का शादी 2015 में 3 मई को हुआ था। उसके बाद ये दोनों के बीच में 2 बच्चे हुए, पवन शर्मा और रीमा। पवन शर्मा का जो पत्नी है उसका नाम रीमा शर्मा होती है, और दोनों के बीच 2 बच्चे होते हैं। बड़ा वाला लड़का है 6 साल का है, जबकि छोटी वाली 2 साल की लड़की है। अब यहाँ पवन शर्मा गायब हो गया, करीब 4 महीना हो गया। 4 महीना बाद जो हरप्रसाद शर्मा अपने बहू को देखते हैं, जो उसके चाल चलन में बदलाव आ चुका था।
कहीं ना कहीं उसको लग रहा था जो मेरी बहू को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, जो पवन शर्मा गायब हो चुका है या मिल नहीं रहे या उसका कोई दुख इसको नहीं हो रहा है। तो ये हर प्रसाद शर्मा को कहीं ना कहीं उसको ऊपर डाउट मेरे बेटे को गायब करने में, फिर ये खामोश हो जाता। तो ये सोचता है शायद मेरा वहम हो सकता है क्योंकि उसकी पति है, ये कैसे कर सकती है। लेकिन जो हरप्रसाद का शर्मा जो है, जो इसका शक जो है यकीन में तब बदला एक दिन रात को 16 अक्टूबर की रात हरप्रसाद शर्मा देखता है उसके बहू के घर से, जो पवन शर्मा का घर होता है उसके घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी रात के वक्त। तो हरप्रसाद शर्मा अपने बहू के कमरे की ओर गया और खिड़की से झांक के देखा उसकी बहू एक लड़के के साथ, उसी के रिश्तेदार के साथ भगेंद्र करके एक लड़का है, भगेंद्र उर्फ भोला, उसको भोला भोला करते हैं, और इसी हरप्रसाद शर्मा का रिश्तेदार होता है, उसके साथ इतने रात को बड़ी खुशी से बात कर रहे हैं और आपत्तिजनक हालत में दोनों है, यानी दोनों कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे थे और ये हरप्रसाद शर्मा देख लेते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा और सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो ये लोग क्या कह रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। तो हरप्रसाद शर्मा का कान में ये आवाज़ आती है, जो भोला है वो कह रहे हैं जो 4 महीना हो चुका है किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ और आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा जो हम दोनों ने मिलके क्या किया। ये बात सुनते ही हरप्रसाद शर्मा को एकदम शक जो है यकीन पर बदल गया, जो उसका बहू के ऊपर पहले से ही डाउट हो रहा था जो ये कुछ ना कुछ गलत काम किया है। तो जैसे ये सुनता है एक ताला लेके आता है और जबकि भोला अंदर रहता है और उसके बहू के घर के अंदर, वो बाहर से दरवाजे पे ताला लगा देता है और जबकि उसका रिश्तेदार होता है भोला, तो भोला का जो पिताजी होता है उसको फ़ोन लगाया जाता है हरप्रसाद के जरिए। हरप्रसाद उनको फ़ोन करते हैं और अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताते हैं और घर पर बुला लेते हैं जो तुम लोग यहाँ आओ। वो पूरा फैमिली पूरा परिजन के साथ, जो भोला का परिजन है, भोला का पिताजी, भोला का माँ, सब लोग आते हैं। अब आने के बाद यहाँ पे देखिए भोला को, यहाँ आने के बाद जबकि भोला को ना तो मारा, ना कुछ चिल्लाया, ना कुछ सुना, ना कुछ रीमा को कुछ बताया, उल्टा हरप्रसाद को उन लोग चिल्लाया, झगड़ा किया, मारपीट पर उतराया। फिर उसके बाद उसको भोला को वहाँ से छुड़ा के लेके चला गया। अब छुड़ा के लेके जाने के बाद हरप्रसाद शर्मा अपनी बहू को जो है बहुत उल्टा सीधा सुनाया और उसको अपने मायके भेज दिया। मायके भेजने के बाद अब दूसरे ही दिन 17 अक्टूबर को फिर से पुलिस थाना, चिकसाना पुलिस थाने में हरप्रसाद जाते हैं और ये सारे वाकया सुनाते हैं जो मैंने अपने कानों से ऐसा सुना और इस ऐसा हालत में देखा। तब पुलिस वाले को कहीं यकीन हुआ जो अब लग रहा है कुछ ना कुछ कांड है या जो पवन शर्मा है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो तुरंत पुलिस जो है एक्शन में आता है और इस केस के बारे में छानबीन शुरू कर देता है। जैसे कि सबसे पहले तो रीमा से पूछताछ करते हैं, रीमा घबरा जाती है। उसके बाद जो है भोला भगेंद्र से पूछताछ करती है, भोला भी कहीं ना कहीं घबरा हुआ था। तो दोनों को थाने बुला लेते हैं। थाने में जो शक्ति के साथ पेश आता है, शक्ति के साथ दोनों के साथ शक्ति से पेश आया और दोनों ने अपना जो क्राइम है, अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया और दोनों ने बताया जो भगेंद्र अपना पवन शर्मा को क्यों मारा और मारने का वजह क्या थी। दरअसल ये जो है ये दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ता था, रीमा और भोला के बीच में। ये जब भोला इसके घर में आता था, रीमा के ये रिश्तेदार है, तो घर में आता था, कहीं ना कहीं दोनों का नज़दीकी बड़ी, दोनों का हंसी मजाक होते थे और दोनों के बीच में प्यार हो गया था। भोला और रीमा के बीच में प्यार हो गया था। और जब पवन शर्मा बाहर होते थे दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से संबंध बनाते थे, यहाँ तक कि संबंध भी नाजायज़ रिश्ते को कायम कर रहे थे, दोनों के बीच में संबंध होता था। वैसे ही एक दिन 29 मई को रात को भोला जो है बाहर रहता था, दिल्ली रहता था। रीमा उसके बगैर रह नहीं पाती थी। एक दिन रीमा ने भोला को फ़ोन करते हैं और कुछ ही दिनों में भोला आ जाता है। और जिस दिन वो दिल्ली से घर आया उस 29 मई को सीधा रीमा के घर पहुंचा। रात का वक्त था, नशा किया हुआ था। तो नशे की हालत में सबसे पहले तो रीमा के घर में घुसते हैं। वही रात काफ़ी हो गया था, तो वहाँ पे पवन शर्मा भी रीमा के बाजू में ही सो रहे थे और ये नशे में थे और दोनों प्यार में इतना अंधे थे कि उसको पता ही नहीं चला जो पवन शर्मा भी उसके बाजू में लेटा हुआ है और दोनों उसी के बगल में वही
गंदा काम करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। इतने में पवन शर्मा का आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद पवन शर्मा दोनों को वो लात मार के चारपहिया से गिरा देता है। इतने अचानक में गिरने के बाद वो दोनों होश उड़ जाता है। फिर दोनों देखते हैं कि पवन शर्मा उन दोनों को सब कुछ आपत्तिजनक हालत में देख लिया है। दोनों को डर लगने लगा और सोच रहा था अब हम दोनों पकड़ा गया और हम दोनों को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए दोनों तुरंत उस पवन शर्मा को मारने का प्लान कर लेते हैं। इसी बीच रीमा जो है उस पवन शर्मा का पैर को कस के दबा देता है और जो भोला है, जो इसका रिश्तेदार है, उसका पवन शर्मा का दोस्त भी है, एक रस्सी पड़ी रहती है, उसी रस्सी से उस पवन शर्मा का गला को कस के दबा देता है और इतने देर तक दबाता है जब तक उस पवन शर्मा का जान नहीं निकल जाती। अब जब वो मर गया, मरने के बाद अब उसका लाश को ठिकाना लगाना है, बॉडी को ठिकाना लगाना है। एक बाजू में बोरी पड़ी हुई थी, गोनी थी, उस गोनी में पवन शर्मा का बॉडी को घुसा देता है, मुंह बंद करते हैं। और उसी रात को 29 मई की रात को भोला, क्योंकि भोला का कद काठी आपको ये फ़ोटो से पता चलेगा, कद काठी बहुत अच्छा था, ताकतवर था, जवान था। उसका बोरी को उठाया अपने कंधे पे लेके उसी रात को 29 मई की रात को वो अपने घर के ओर चलते हुए एक नहर आती है, उस नहर में इसको फेंक देता है। फेंक के वो अपने घर चले जाते हैं और इसी तरह से इस क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन एक पिता के शक पर, जो हरप्रसाद शर्मा होता है, उस पिता के शक पर ये दोनों क्राइम करने वाला पकड़ा गया। अब पकड़ा जाने के बाद जब पूरा गांव वाला, पूरा मोहल्ला वाले को पता चला रीमा के बारे में और भगेंद्र और भोला के बारे में, हर कोई तंग रह गया। जो कोई ऐसा कैसे कर सकता है अपने रिश्तेदार, जबकि पवन भोला को बहुत ही अच्छा दोस्त, रिश्तेदार का बहुत ही अच्छा दोस्त, भाई जैसा मानता था। इस नाजायज़ रिश्ते के लिए इन दोनों ने मिलके, जो पति पत्नी है, अपना पति का जान लिया, वही एक दोस्त का जान ले लिया। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और आपको अपना परिवार के ऊपर जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आपके परिवार से आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। आप अगर बाहर भी हो, आप हर रोज़ फ़ोन पर बात कीजिए, अपने परिजनों का खबर लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आपके परिजनों के साथ कांटेक्ट में रहने का। ये जितनी दुर्घटनाएं हो रही है, जो भी नाजायज़ संबंध हो रही है, ये सब परिवार के अंदर ही हो रहे, कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर हो रहे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।